स्टूडेंट वेलकम इन टुडेज वीडियो। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, तो हम लोग चेंज इन स्टेट डिस्कस किए थे और लैटेंट हीट के बारे में जो है डिस्कस किए थे। तो लैटेंट हीट पे हम लोग लास्ट किए थे, तो आज का वीडियो हम लोग लैटेंट हीट से फिर से स्टार्ट करेंगे और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लैटेंट हीट से जो बुक में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको किस तरह से हम लोग डील करेंगे और क्या क्वेश्चन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लैटेंट हीट से जो पहला क्वेश्चन आपको आएगा वो ये कि आपके पास 100 डिग्री वाटर है और आपके पास 100 डिग्री स्टीम। तो इन दोनों में जो जलन होता है वो 100 डिग्री स्टीम का डेंजरस होता है। तो ऐसा क्यों होता है आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई टेम्परेचर तो दोनों का 100 डिग्री है, फिर स्टीम का जो बर्निंग है ये ज्यादा डेंजरस क्यों होता है। तो अगर कल वाले ग्राफ की हम लोग बात करें, पिछले वीडियो वाले ग्राफ की, तो वो कुछ इस तरह से था। यहाँ ये एक्सेस टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है और ये हीट कह सकते हैं या टाइम कह सकते हैं, दोनों में से। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है, ये 0 है, सॉरी आइस है, और ये 100 है। तो देखिए इस ग्राफ से हम आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस पॉइंट पे हमारा वाटर 100 डिग्री पे पहुंच गया, तो ये है। और यहां के बाद मेरा ग्राफ शो कर रहा है कि हीट आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो आपका इंक्रीज नहीं होगा, 100 का 100 है। तो मतलब ये है कि स्टीम देखने में भले 100 पे है, लेकिन अगर मैं हीट की बात करूं तो स्टीम के पास हीट ज्यादा है। किस फॉर्म में? तो लैटेंट हीट के। अब लैटेंट हीट के फॉर्म में जो इस पे हीट ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि बर्निंग ज्यादा हो। तो इस क्वेश्चन का एकदम एक लाइन का आंसर कि द टेम्परेचर ऑफ बोथ वाटर एंड स्टीम इज सेम 100 डिग्री, बट द अमाउंट ऑफ हीट इन 100 डिग्री स्टीम इज मोर देन द 100 डिग्री वाटर इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट। दैट्स व्हाई बर्निंग इज मोर डेंजरस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा इसमें वो ये आएगा कि आपके पास 0 डिग्री वाटर है और 0 डिग्री आइस है, तो कूलिंग के लिए ज्यादा इफेक्टिव कौन है? तो फिर से हम लोग इस ग्राफ की बात करें तो ये ऐसे। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा था कि जैसे ही ये आइस 0 डिग्री पे पहुंचा, इसके बाद ये वाटर में कन्वर्ट करना शुरू किया लैटेंट हीट लेके, और टेम्परेचर नहीं चेंज होता। यानी 0 डिग्री आइस और 0 डिग्री वाटर में बस इतना फर्क है कि इसके पास लैटेंट हीट के फॉर्म में ज्यादा हीट है। अब चूंकि इसके पास ज्यादा हीट है और हमको तो कूलिंग चाहिए, तो कूलिंग के लिए ये इफेक्टिव है, क्योंकि कूलिंग आपको वो देगा जिसके पास कम हीट है, तब तो वो आपसे ज्यादा से ज्यादा हीट ले लेगा और आपके सराउंडिंग को कूल कर देगा। इसलिए हम लोग जब भी कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो वाटर ना मिला के हम लोग आइस क्रिस्टल डालते हैं। तो आइस क्रिस्टल डालने से क्या हुआ कि आइस के पास 0 डिग्री वाटर से कम हीट है, तो वो जल्दी से कोल्ड ड्रिंक को जो है चिल्ड कर देगा और आप उसको पिए, अच्छा लगेगा। तो कूलिंग इसका इफेक्टिव होगा और बर्निंग 100 डिग्री स्टीम का इफेक्टिव है। ये ध्यान रखना है, लैटेंट हीट से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो बहुत सारे टर्म्स हैं उनका डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एक प्रोसेस हुआ जिसमें सॉलिड लिक्विड में बदलेगा
और मेल्टिंग पॉइंट जब आपको डिफाइन करना हो तो आप बोलेंगे कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विदाउट फर्दर इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब कि सॉलिड जिस टेम्परेचर पे, जिस फिक्स टेम्परेचर पे लिक्विड में चेंज होना शुरू हुआ और अब टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करना चाहिए, तो जिस टेम्परेचर पे ऐसा हुआ उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते। फिर ऐसे ही आपको मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है भाई, तो जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट करना शुरू हो without further changing temperature, the fixed temperature at which liquid converted into vapor without further increasing temperature, ये बात जरूर ऐड करना है, तो that is known as boiling। और ये दोनों जैसे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या वैरी भी कर सकता है। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री जानते हैं, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग जानते हैं। तो क्या ये चीजें वैरी भी करती है? तो यस, वैरी करती है। ये चीजें वैरी करती है, दो चीजें, प्रेशर और इम्प्यूरिटीज। अब जैसे आप किसी लिक्विड वाटर को बॉयल कराते हैं 100 डिग्री पे, लेकिन वाटर में आ गया इम्प्यूरिटी, तो जैसे ही इम्प्यूरिटी आया उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि अब वो प्योर वाटर तो है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैन बी इफेक्टेड बाय इम्प्यूरिटी। और एक होता है प्रेशर। जैसे अगर आप लो प्रेशर वाले जगह पे चले, जैसे हाई हिल्स पे, तो लो प्रेशर वाले जगह पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करता है। तो इसको ऐसे याद रखें, प्रेशर कम बॉइलिंग पॉइंट कम, प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक क्वेश्चन आता है कि कुकिंग एट हायर एल्टीट्यूड्स इज डिफिकल्ट। ये क्वेश्चन आता है कि हायर एल्टीट्यूड पे जो कुकिंग होती है वो थोड़ी डिफिकल्ट, ऐसा क्यों? तो जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कमेगा। अब मान लीजिए आप नॉर्मल पे हैं, जैसे आप नॉर्मल पे हैं तो 100 डिग्री, और मान लीजिए आप हिल पे गए, हिली एरियाज में, तो ये मान लीजिए 80 हो गए, सपोज दैट। अब क्या होगा कि जब आप यहाँ खाना बनाएंगे पॉट में, पोटैटो बॉयल करेंगे, कुछ भी राइस बनाएंगे, तो वाटर क्या होगा कि 80 डिग्री पे ही बॉयल कर जाएगा, यानी वाटर कम हीट लेगा, जबकि यहाँ वाटर कितना पे बॉयल करेगा 100, तो ज्यादा हीट लेगा। अब ये ज्यादा हीट में बॉयल कर रहा है, तो हीट है तो फूड आसानी से कुक हो जाएगा, और ये कम में बॉयल कर रहा है तो फूड को कुक होने में दिक्कत हो जाएगा। तो ये देखिए डिफरेंस हो गया कि यहाँ बॉइलिंग 100 है और हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम हो जाने से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, तो जल्दी बॉयल कर जाता है वाटर कम ही हीट में। तो वहां तो हीट एप्रोप्रिएट है तो फूड कुक हो गया, लेकिन यहाँ पर फूड को कुक होने में दिक्कत। तो याद रखिएगा, प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम, और प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, सारे लिक्विड के साथ। और अगर मेल्टिंग की बात करें तो मेल्टिंग में भी यही चीज सही है कि प्रेशर कम तो मेल्टिंग पॉइंट कम, और प्रेशर ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। लेकिन आइस के केस में ये फॉलो नहीं होता है।
आइस में मैंने कल भी आपको बताया था कि आप जोर से आइस को दबाएंगे तो वो जल्दी जल्दी पिघलेगा, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, कम हीट में ही वो मेल्ट करने लगा। तो प्रेशर बढ़ाए तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, जबकि हम कह रहे हैं कि प्रेशर ज्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बाकी के लिए तो ये वैलिड है, लेकिन अगर आप आइस की बात करेंगे तो उल्टा होता है, प्रेशर ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट आपका कम हो गया, सिर्फ आइस के लिए, बाकी के लिए यही सब। और ये इसका कोई एक्सेप्शन नहीं, इसका ये वाटर के लिए भी सही है और बाकी के लिए भी सही है। आइस के केस में ये एक्सेप्शन इसीलिए बन जाता है कि जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो वाटर का जो बिहेवियर होता है वो बाकी लिक्विड से डिफरेंट होता है। तो वो मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के समझा दूंगा, उसको बोलते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो इसीलिए आइस के केस में ये एक्सेप्शन होता है। बाकी चीजें प्रेशर कम करने से जल्दी जल्दी पिघलेगा, लेकिन आइस प्रेशर ज्यादा करने से जल्दी जल्दी पिघलेगा, ये ध्यान रखिए। और एक तो इम्प्योरिटी हो ही गया कि अगर इम्प्योरिटी बढ़ जाएगा तो बॉयल भी देर से करेगा और मेल्ट भी देर से करेगा। तो ये ध्यान रखना है कि इम्प्योरिटी अफेक्ट कर सकता है और ये प्रेशर अफेक्ट कर सकता है। तो ये था बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक स्पेशल डिस्कशन करेंगे इवेपोरेशन। स्पेशल डिस्कशन इसीलिए करेंगे कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि लिक्विड टू वेपर के 2 प्रोसेस, वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन। तो वेपोराइजेशन तो मैंने बता दिया कि लिक्विड पहले बॉइलिंग पॉइंट पे जाएगा और तब वो वेपर बनेगा। लिक्विड फर्स्ट गोज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट देन कन्वर्टेड इनटू वेपर, तो ये वेपोराइजेशन। लेकिन अगर लिक्विड बिना बॉइलिंग पॉइंट पे गए वेपर में चेंज कर, लिक्विड बिना बॉइलिंग पॉइंट पे गए किसमें चेंज कर गया, वेपर, तो ये इवेपोरेशन। और इसका एग्जांपल मैंने दिया कि नदी, तालाब, खड्डे का पानी 2-3 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीने में सूखता है धीरे धीरे, तो वो तो खौलता नहीं है, वो तो बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं जाता है, तो उसको वेपोराइजेशन नहीं, इवेपोरेशन। तो डेफिनेशन हुआ कि इफ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर एक्सेप्ट बॉइलिंग देन इट इज नोन एज इवेपोरेशन। लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर। अब इस इवेपोरेशन को कुछ फैक्टर जो है वो चेंज कर सकता है, तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट है सरफेस एरिया। इसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आप लिक्विड को वाटर को ही ले लीजिए ग्लास और एक लीजिए बड़े बाउल और दोनों को आप धूप में रखें, तो आप देखेंगे कि ये ग्लास का जो वाटर है और ये जो बाउल का वाटर है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इसका ज्यादा। क्यों ज्यादा होगा, तो इसमें जो सरफेस एरिया लिक्विड के पास है वो ज्यादा है और इसमें जो सरफेस एरिया है वो कम। लेकिन सवाल है कि सरफेस एरिया से ऐसा क्या हुआ कि इवेपोरेशन फास्टर हो गया, ये भी सवाल आपके रूप में। तो सरफेस एरिया ज्यादा होने से सरफेस पे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल आ रहे हैं और इवेपोरेशन जो है वो सरफेस के मॉलिक्यूल का ही होता है। वेपोराइजेशन ये डिफरेंस में भी आएगा कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन व्हाइल वेपोराइजेशन इज अ बल्क। वेपोराइजेशन होगा तो पूरे लिक्विड के मॉलिक्यूल हर जगह से वो वेपर में बदलेंगे, लेकिन इवेपोरेशन होगा तो सिर्फ सरफेस वाला। तो सरफेस एरिया बड़ा होने से
ज्यादा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है इवेपोरेशन, इसीलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्टर होगा। तो सरफेस एरिया का हुआ कि इफ सरफेस एरिया इंक्रीजेस देन रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीज, एंड इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीज। सरफेस एरिया सेकंड में आएंगे तो सेकंड में आपका हो जाएगा टेम्परेचर। तो ये तो सिंपल, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज्यादा, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर होगा तो मॉलिक्यूल्स जल्दी एनर्जी गेन करेगा और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा। क्यों? तो टेम्परेचर ज्यादा है मतलब हीट ज्यादा है, और हीट ज्यादा है तो ये जो मॉलिक्यूल है सरफेस पे, इनको अगर जल्दी जल्दी एनर्जी मिलेगी तो ये एटमॉस्फेयर में जल्दी जल्दी स्केप करेंगे, और जल्दी जल्दी स्केप करेंगे तो इवेपोरेशन ज्यादा। तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, एंड विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। नेक्स्ट है हमारा विंड स्पीड। तो ये भी रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है ये भी समझिए। अभी मैंने कहा कि इवेपोरेशन में क्या होता है, सरफेस के मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर से और अपने सराउंडिंग लिक्विड से एनर्जी गेन करते हैं और एस्केप कर जाते हैं एटमॉस्फेयर। तो जब ये एस्केप करता है तो जिसके पास ज्यादा एनर्जी होती है वो तो सक्सेसफुल हो जाता है और एटमॉस्फेयर में चला जाता है, लेकिन जिसके पास थोड़ी कम एनर्जी होती है वो वापस से सरफेस पे आता है। तो इवेपोरेट तो सिर्फ वही हुआ जो एटमॉस्फेयर में गए। अब विंड क्या करता है कि अगर तेज हवा चल रहा हो और ये एस्केप कर रहा हो तो जिसके पास थोड़ा कम भी एनर्जी होता है विंड उसको उड़ा लेगा। तो अगर विंड नहीं होता तो कम एनर्जी वाला तो वापस गिर जाता, लेकिन विंड है तो कम एनर्जी वाला भी विंड के साथ एस्केप कर गया। इसीलिए कहा जाता है कि विथ इंक्रीज इन विंड स्पीड रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, एंड विथ डिक्रीज इन विंड स्पीड रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। तो विंड स्पीड हो गया। अब एक लास्ट है, सेकंड लास्ट कह सकते हैं, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। मतलब कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो उस दिन वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा है। अब पहले से अगर वाटर वेपर ज्यादा है तो वो लेगा कम। तो उस दिन अगर आप इवेपोरेशन देखिएगा तो मॉलिक्यूल जाना तो चाहेगा एटमॉस्फेयर, लेकिन ह्यूमिडिटी ज्यादा है, उसके पास जगह ही नहीं है रखने का, तो जाएगा और फिर रिटर्न। तो इसीलिए कहा जाता है कि विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस, एंड विथ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। और लास्ट फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। इवेपोरेशन लिक्विड के नेचर पे भी डिपेंड करता है। कोई लिक्विड जल्दी इवेपोरेट करता है, कोई देर से करता है। वाटर देर से करेगा। पेट्रोल को आप रख दीजिए धूप में, थोड़ी देर में आधे लीटर से 1 लीटर से आधे लीटर हो जाएगा। डॉक्टर्स जो स्प्रिट लगाते हैं इंजेक्शन के पहले, रख दीजिए आप उसको धूप में ओपन करके उड़ जाएगा। तो नेचर पे भी डिपेंड है। तो दीज आर द फैक्टर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर,
wind speed, humidity, nature of liquid. These factors can affect the rate of evaporation. How? It is already discussed in the video or also in your book. तो अब आप इसका नोट्स बनाएंगे और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का जो लास्ट होगा, जैसे इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट, डिफरेंस बिटवीन वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन, तो वो सब क्लियर कर दिया जाएगा। तो अब ये हो गया कि आप अपने बुक के लगभग क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो आप एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। 2-3 दिन में मैं आपसे नोट्स व्हाट्सएप पे मांगूंगा भी चेक करने के लिए। तो सब लोग अब एक्सरसाइज 1 जो है मैटर, वो कंप्लीट करिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ओके, थैंक यू।